नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की ज़िला सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा ज़िला चल रहा है चमोली। इसका आज हम दूसरा भाग लेके आए हैं। एक भाग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हमें पंच केदार के विषय में पढ़ना है, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और चमोली का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक में क्या महत्व था, यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है रम्माण, इसके अलावा पंच प्रयागों में से जो 3 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग यहाँ पर हैं, उनके विषय में पढ़ना है। कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ के विषय में पढ़ना है। राजा अजयपाल जिसने ये राजधानी परिवर्तित की। तपोवन जो कि यहीं पर एक स्थान है जोशीमठ के पास में। ग्वालदम के विषय में पढ़ना है और गोपेश्वर के विषय में पढ़ना है। तो हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी। किसी और मंच पर हम टेस्ट लेने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए हमने अपना खुद का एक मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म बनाया है और आयुष 2.0 के नाम से है। और उस ऐप को कैसे यूज़ करना है इसके विषय में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। टेस्ट देने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने से नहीं ये पता चलता है कि उनकी तैयारी का स्तर क्या है। तो शुरू करते हैं हम अपना चमोली जिला। चमोली ज़िले की जो प्रमुख स्थान हैं हम उनको देख लेते हैं। देवताल पता होना चाहिए, कामेत पर्वत, कुलिंग, बाड़ा होती, नीति, ये दर्रे हैं। मलारी गांव, ये लोकेशन है मलारी गांव की, दूनागिरी पर्वत। इसके अलावा हम माणा पढ़ चुके हैं यानी केशव प्रयाग और बद्रीनाथ के विषय में पढ़ चुके हैं। हनुमान चट्टी, चौखंबा पर्वत, गोविंद घाट, जोशीमठ, कल्पनाथ, रुद्रनाथ, औली, विष्णु प्रयाग, पांडुकेश्वर, घांगरिया, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्पावती नदी। इसके अलावा औली, होमकुंड, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी नेशनल पार्क, बेदनी, आली, रूपकुंड, देवाल, ग्वालदम, थराली, नारायणबगड़, गैरसैंण, आदि बद्री, सिमली, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, चमोली, घाट। तो ये सारी जगह, रुद्रनाथ, तो ये सारी जगह हमें चमोली जनपद में पता होना चाहिए। इन सबसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चमोली के प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्वारखा गुफा मिली है। प्रश्न आएगा ग्वारखा गुफा कहाँ पर है, तो ये चमोली ज़िले में है, डुंगरी नामक गाँव में है। ठीक है, गांव का नाम है डुंगरी। यहाँ ये ग्वारखा उद्यान से लोहित रंग की कलाकृतियाँ मिली हैं। इसमें मानव और पशु आकृतियाँ हैं। तो कितनी मानव आकृतियाँ हैं? 33 मानव आकृति और 8 पशु आकृति है। ये गुफा यहाँ के स्थानीय लोगों को तो पहले से मालूम थी, लेकिन पुरातत्वविदों के लिए इस गुफा को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है राकेश भट्ट। ये जो ग्वारखा गुफा है ये जोशीमठ कर्णप्रयाग मार्ग पर है। तो ये जो जगह है कर्णप्रयाग है और यहाँ पर जोशीमठ, तो इस रास्ते में ये गुफा पड़ती है। गुफा का नाम है ग्वारखा गुफा। ये जो चित्र हैं, अगर पूछा जाएगा ये चित्र कैसे हैं, तो ये पशु चारक संस्कृति का प्रमाण देते हैं। मतलब कि जो पहले प्राचीन समय में पशुपालन संस्कृति का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। दूसरा गांव फेमस है यहाँ पर किमनी गांव। ये किमनी गांव कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर है। तो कर्णप्रयाग ये है और ग्वालदम यहाँ पर है। तो ये जो ग्वालदम से कर्णप्रयाग को रास्ता जाता है वहाँ पर किमनी गांव है और श्वेत रंग के यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आ चुका है, श्वेत रंग ध्यान रखना है। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट है मलारी। तो मलारी गांव हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ पिथौरागढ़ से पहले ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मलारी गांव आता है। मलारी गांव में क्या क्या फेमस है? यहाँ पर शवागार संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, शव मिले हैं, ये जो कि मंडलाकार गर्त के समान हैं। इसके अलावा इन शवों को औंधा लेटा कर रखा गया है, यानी पूरा सीधा नहीं लेटाया है, औंधा लेटाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर 5.2 kg का एक स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ है। मलारी गांव को सन 1956 में इतिहासकार डबराल के द्वारा खोजा गया था। उत्खनन कार्य उनके द्वारा 1956 में यहाँ पर किया गया। तो प्रागैतिहासिक काल की 3 जगह हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ग्वारखा, किमनी और मलारी। ये 3 जगह हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक की अगर हम यहाँ पर स्थान की बात करें तो महाभारत के वन पर्व में वर्णन किया गया है गंगा द्वार यानी हरिद्वार से भृगुतुंग यानी केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन। और वहीं पर
वन पर्व में बद्रिकाश्रम का भी प्रयोग किया गया। बद्रिकाश्रम मतलब हमारा बद्रीनाथ। तो प्राचीन समय में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, एक था कण्व आश्रम जो कि कोटद्वार में है और दूसरा है बद्रिकाश्रम जो कि बद्रीनाथ। तो ये दोनों शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। साथ ही वन पर्व में ये कहा गया है कि पांडवों ने इस स्थान की यात्रा की थी लोमश ऋषि के साथ। तो महाभारत काल से भी इस स्थान को जोड़ा जाता है चमोली जिले को। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें हो चुकी हैं, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। विस्तार से हम इनको जब हम उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम कुछ अन्य चीज़ों को अगर हम देख लेते हैं तो बात करते हैं हम पंच केदार की। ये जो 5 केदार हैं उसमें हैं तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। तो जो ये 3 स्थान मैंने बोले, तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये जो तीनों स्थान हैं ये चमोली ज़िले में नहीं हैं। तो अगर पंच केदार पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना है तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वरनाथ ये तीनों रुद्रप्रयाग ज़िले में आते हैं। वहाँ पर हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल 2 आते हैं, एक है रुद्रनाथ और दूसरा है कल्पेश्वरनाथ। तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र रूप का, रौद्र मुख के या स्वयंभू मुखार बिंदु की आराधना होती है। ये पितृ तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्म कमल पाए जाते हैं और ये जो मंदिर है यहाँ पर गोपेश्वर का मंदिर है। इसके अलावा कल्पेश्वर मंदिर ये उर्गम घाटी में है। यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। एक कुंड है यहाँ पर जिसको कलेवर कुंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से कल्पगंगा यानी हिरणावती नदी बहती है। तो यहाँ ये कहावत, ये जो जगह है केदारनाथ है, रुद्रप्रयाग, ये जो जिला है रुद्रप्रयाग है। तो महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। तो पांडवों को आता देखकर भगवान शिव जब वहाँ से जाने लगे तो केदारनाथ में उनका पृष्ठ भाग उसको वो दिखाई दिया तो उसकी पूजा हुई। और जहाँ जहाँ वो प्रकट हुए, जैसे रुद्रनाथ में उनका जो मुख है वो प्रकट हुआ तो रौद्र मुख की पूजा होती है। और जहाँ से जटा सिर प्रकट हुआ कल्पेश्वर मंदिर, वहाँ पर उनकी जटाओं की पूजा होती है। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम जटेश्वर या जटा शंकर भी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कल्पेश्वर मंदिर, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है। तो हम पढ़ चुके हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स से कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी। तो फूलों की घाटी, पहला प्रश्न तो ये कौन सी नदियों के किनारे है, कौन से पर्वतों के किनारे है, नर और गंधमादन पर्वत। नदी पूछी जाएगी तो पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी की खोज 1931 में हुई थी और ये खोज फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। और उनके जो सहयोगी हैं फ्रैंक स्मिथ के, उनका नाम है होड्सवर्थ। तो ये ध्यान रखना है 1938 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखी गई, किताब का नाम है फूलों वैली ऑफ फ्लावर्स। तो पूछा जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक है 1938 में लिखी गई है फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। जब वो यहाँ से वापस यूरोप इंग्लैंड गए तो वो अपने साथ 250 किस्म के बीज भी यहाँ से लेकर गए। ये जो स्थान है पुष्पावती नदी के किनारे है और इसके अन्य नाम मिलते हैं गंधमादन, बैकुंठधार, भ्यूंढार, पुष्पावली, पुष्परथा या फ्रैंक स्मिथ घाटी। केदार खंड में भी इस स्थान का प्रयोग, जो स्कंद पुराण है उसके केदार खंड में भी फूलों की घाटी का वर्णन किया गया है और इस क्षेत्र को नाम दिया गया है नंदन कानन। ऐसे ही कालिदास की रचना मेघदूत में इस स्थान को अलका कहकर संबोधित किया गया है, यानी इस जगह का पुराना नाम अलका बताया गया है। यहाँ पर 2 झीलें हैं जिनका नाम है लिंगाताल और आंचरी ताल। फूलों की घाटी के पास में ही एक अन्य घाटी भी स्थित है जिसका नाम है चिनाब घाटी। ये चिनाब घाटी फूलों की घाटी के ही समान है और इसी के पास यहीं पर इसकी लोकेशन है। फूलों की घाटी का जो एरिया है वो है 87.5 वर्ग किलोमीटर और सन 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। तो नेशनल पार्क 1982 में। यूनेस्को के द्वारा 14 जुलाई 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये प्रमुख जो हमारे फैक्ट हैं, ये फैक्ट हैं फूलों की घाटी से संबंधित। तो हमारा यहाँ प्रागैतिहासिक हो चुका है, आदि ऐतिहासिक हो गया, फूलों की घाटी हो चुका है, पंच केदार। इसके अलावा हेमकुंड साहिब। तो
तो ये हेमकुंड साहिब की यहाँ पर लोकेशन है और मान्यता ये है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पूर्व जन्म में यहाँ पर तपस्या की गई थी। ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। इस बार 26 जनवरी 2022 में जो उत्तराखंड की झांकी थी उसमें हेमकुंड साहिब को भी शामिल किया गया था। यहाँ से बहने वाली एक छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है हिमगंगा। सन 1930 में इस तीर्थ को विकसित किया गया था और इसको लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है हेमकुंड साहिब को। तो हेमकुंड साहिब ध्यान रखना है, लोकेशन यहाँ है। और होमकुंड, तो हेमकुंड और होमकुंड ये दोनों स्थान अलग अलग हैं। रम्माण, तो रम्माण यानी पहाड़ी रामायण हम इसे कह सकते हैं। ये चमोली के पेनखंडा क्षेत्र में इसका आयोजन होता है और गांव है सलूण, डुंगा और सेलंग गांव। ये जो आयोजन होता है ये बैसाख यानी अप्रैल में होता है और इसमें जो रामलीला है या राम कथा है, राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का अभिनय किया जाता है। जो पत्थर हैं वो पत्थर शहतूत के बनाए जाते हैं। तो मतलब जो मुख्य पात्र हैं जो इसमें रोल अदा करते हैं वो शहतूत की लकड़ी के हैं। इस रम्माण में भूमियाल देवता की पूजा की जाती है। जो प्रमुख पत्थर हैं वो देख लेते हैं। वो पत्थर हैं नरसिंह प्रहलाद, मोर मोरयाण, बनिया बड़ियान और कुरी कुरु जोगी। मोर मोरयाण मतलब पशुपालक और उसकी पत्नी, बनिया बड़ियान मतलब बनिया और उसकी पत्नी, कुरु जोगी एक मस्करा है और नरसिंह प्रहलाद, तो नरसिंह और प्रहलाद भगवान विष्णु का एक अवतार था नरसिंह का और उनका भक्त हैं प्रहलाद। तो ये प्रमुख पत्थर हैं यहाँ पर जिनका मुखौटा लगाकर आयोजन किया जाता है या विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाता है। तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की अबू धाबी में एक बैठक हुई थी जहाँ पर इसको विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। 2016 में जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उसमें रम्माण को भी शामिल किया गया था। तो ये दोनों प्रश्न अभी हाल ही में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो हमें रम्माण के विषय में ध्यान रखना है। पेनखंडा खंड, गांव है सलूण, डुंगा और सेलंग। ये प्रश्न भी उत्तराखंड में आ चुका है। बैसाख या अप्रैल में होता है। रामकथा है, शहतूत की लकड़ी के पत्थर बनाए जाते हैं। भूमियाल देवता की पूजा होती है। प्रमुख पत्थर हैं मोर मोरयाण यानी पशुपालक और उसकी पत्नी, बड़ियान यानी बनिया और उसकी पत्नी, कुरु जोगी एक मस्करा, नरसिंह प्रहलाद। और 2 अक्टूबर 2009 अबू धाबी में बैठक हुई है, वहाँ पर इसको विश्व सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। 2016 की 26 जनवरी की परेड में इसको शामिल किया गया था। रम्माण तो पहाड़ी रामायण। इसके बाद अब हम अन्य स्थान की बात करते हैं। तो ये हमारा आता है पंच प्रयाग, महत्वपूर्ण है। तो पांचों प्रयागों का क्रम पूछा जाता है। ये 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों चमोली ज़िले में हैं। इसके बाद जो 2 अन्य हैं वो हैं रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग ज़िले में है और उसके बाद जो देवप्रयाग यानी 5वां प्रयाग है गंगा, और जहाँ से गंगा नदी कहलाती है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, वो टिहरी गढ़वाल ज़िले में है। तो उसे हम उन ज़िलों में देखेंगे। अभी हम केवल 3 यहाँ पर पढ़ते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग ये अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदियों के संगम पर है, ये ध्यान रखना है। तो पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णु गंगा और ये पश्चिमी धौलीगंगा दोनों एक ही नदी हम कह सकते हैं। तो जो हमारा नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, ये हमारी अलकनंदा आ रही है अलकपुरी हिमानी से और ये जा रही है हमारी पश्चिमी धौलीगंगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु कुंड है। विष्णु प्रयाग में माना जाता है कि नारद मुनि ने तपस्या की थी। यहाँ पर जय और विजय पर्वत हैं। ये जो जय और विजय हैं ये भगवान विष्णु के द्वारपाल माने जाते हैं। तो विष्णु प्रयाग भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद दूसरा आता है महत्वपूर्ण प्रयाग नंद प्रयाग। ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर है। तो नंदाकिनी जो नदी है वो त्रिशूल पर्वत से निकल रही है।
नंद प्रयाग राजा नंद के नाम पर यह स्थान पड़ा है और यहाँ पर भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का गोपाल मंदिर है। ठीक है, विष्णु का मंदिर है गोपाल, तो भगवान विष्णु का एक नाम गोपाल भी है। इसके बाद तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण प्रयाग है वो है कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी आ रही है और यहाँ बागेश्वर ज़िले से पिंडर नदी आ रही है, तो इन पिंडर और अलकनंदा दोनों नदियों के संगम पर है कर्णप्रयाग। ये पिंडर जो नदी है ये बागेश्वर से आ रही है और पिंडर से सिमली नामक स्थान पर पहले अटागाड़ नदी मिल जाती है। तो कर्णप्रयाग के बारे में क्या है कि यहाँ कर्ण के द्वारा तपस्या की गई थी भगवान सूर्य की और उनसे कवच कुंडल और तुणीण प्राप्त किए गए थे तपस्या के माध्यम से। इसके अलावा ये नदी हो चुकी है, स्थान हो चुका है अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर और पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी मिलता है। तो हमें ये अपने पंचप्रयाग ध्यान रखने हैं। पंचप्रयागों का उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम ध्यान रखना है। तो विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग। ये जो चमोली है, चमोली का पुराना नाम चांदपुरगढ़ भी मिलता है। जो गढ़वाल है वो 52 गढ़ों में विभक्त था। तो इस गढ़ में जो चांदपुरगढ़ है इसका राजा था अजयपाल। तो अजयपाल ने सभी गढ़ों को जीता और एक विशाल साम्राज्य बनाया और इनकी जो पुरानी राजधानी है चांदपुरगढ़ है। राजा अजयपाल ने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की। कार्तिकेयपुर या जोशीमठ, तो ये स्थान है जोशीमठ। जोशीमठ का पुराना नाम है कार्तिकेयपुर। तो कार्तिकेयपुर यहाँ पर जो राजवंश है उसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता है और ये कार्तिकेयपुर से राजधानी इनकी स्थानांतरित हुई थी बागेश्वर में। ये बागेश्वर है, बागेश्वर में बैजनाथ में राजधानी स्थानांतरित हुई थी। तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो जो पहली राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर जोशीमठ, जिसको कर्तपुर राज्य भी कहा गया है। बाद में राजधानी तपोवन में आई। तपोवन का नाम मिलता है सुभिक्षपुर। ठीक है, तो यहीं पास में ही एक जगह है तपोवन और ये राजधानी सुभिक्ष राज देव के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। ये जो तपोवन है ये गर्म जल स्रोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राजधानी हमें ध्यान रखनी है, पहले जोशीमठ थी, फिर कुछ समय के लिए तपोवन आई और तपोवन के बाद राजधानी बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित हो गई। तो इस राजवंश को कार्तिकेयपुर कत्यूर राजवंश बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, सिवाय यशवंत सिंह कटौच के, जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास में क्या कह रहे हैं कि दोनों राजवंश एक नहीं है। बाद में ये जो राजधानी है सुभिक्ष तपोवन से बागेश्वर किसने स्थानांतरित करी, ये प्रश्न भी उत्तराखंड समूह में पूछा जा चुका है। कार्तिकेयपुर जोशीमठ कर्तपुर राज्य है और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। वो राजधानी परिवर्तन का अलग अलग कारण बताते हैं। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ये बता रहे हैं कि राजधानी परिवर्तन का कारण था हिमस्खलन, कि बार बार जोशीमठ में हिमस्खलन हो रहा था, इसलिए इन्होंने राजधानी बदली। राजधानी परिवर्तित करके पहले कहाँ आए, तपोवन, और कुछ समय बाद ही राजधानी कत्यूर बैजनाथ यानी बागेश्वर में स्थानांतरित कर ली गई। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वो शीतकाल में बंद हो जाते हैं और शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ में होती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। ये जोशीमठ का नरसिंह मंदिर राजा बसंत देव, जो कि एक कत्यूरी राजा है, उनके द्वारा बनवाया गया था। कार्तिकेयपुर या जोशीमठ का जो पुराना नाम है वो है योशी। इस स्थान को भी विकसित करने वाले बनाने वाले व्यक्ति हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, उन्होंने जोशीमठ में इन मंदिरों का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से एक अवतार है नरसिंह। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है, नरसिंह मंदिर है। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर पूर्णागिरी देवी पीठ की भी स्थापना की। यहाँ पर वासुदेव का मंदिर है। इसके अलावा वाणासुर, जो कि महाभारत कालीन एक है, इनका भी जो साम्राज्य है वो जोशीमठ या कार्तिकेयपुर था। तो हमें ध्यान रखना है बाणासुर का संबंध है कार्तिकेयपुर या जोशीमठ से। तो ये राजधानी ये जो वंश आया था ये कत्यूर घाटी में आ गया और यहाँ राजा अजयपाल वाला जो गया ये गढ़वाल में वंश गया। इसके अलावा ग्वालदम, तो ये ग्वालदम एक प्रसिद्ध स्थान है, हिल स्टेशन है। यहीं ग्वालदम के पास बधानगढ़ी का किला है।
तो ये जो क्षेत्र है ये पवार राजाओं में आता था, इधर से चंद राजा, तो चंद और पवार राजाओं के मध्य अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो ये हम चंद और पवार राजाओं में ग्वालदम के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। किला है यहाँ पर बधानगढ़ी का। यहीं पर एक और स्थान है, उसका नाम हमने लिखा है अथारी। यह अथारी भी एक पौराणिक स्थल है। ग्वालदम के पास में ही एक टिम्बरसैंण गुफा है, ये ठीक है। तो चमोली में आगे टिम्बरसैंण गुफा है। ये टिम्बरसैंण गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है जैसा कि अमरनाथ में बनता है। तो उत्तराखंड सरकार की योजना है इस क्षेत्र को टूरिज्म के लिए विकसित करने की। तो टिम्बरसैंण गुफा पूछी जाएगी तो चमोली में है, और अमरनाथ की में जैसे भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग बनता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिवलिंग बनता है। इसके बाद हमारा अंतिम इसमें जो एक पॉइंट है वो है गोपेश्वर। तो ये स्थान है गोपेश्वर। तो गोपेश्वर यहाँ का मुख्यालय है, और पहले कर्णप्रयाग ही था, पहले चमोली था, लेकिन बाढ़ आने के कारण मुख्यालय गोपेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले वीडियो में हमने देखा। तो गोपेश्वर के जो पुराने नाम हैं वो हैं गोस्थल और गोथला। यहाँ पर राजा गणपति नाथ का एक अभिलेख मिला है, ये त्रिशूल अभिलेख है, शंख लिपि में है। इसी प्रकार का त्रिशूल अभिलेख जो जैसा गोपेश्वर में मिला है ऐसा ही बाड़ाहाट में मिला है। तो बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था, और वहाँ पर भी एक अभिलेख ऐसा ही मिला है, त्रिशूल अभिलेख शंख लिपि में। इसके अलावा गोपेश्वर में नेपाली आक्रांता, ये जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के बाद का जो एरिया आता है डोटी या नेपाल, तो 12वीं-13वीं शताब्दी में वहाँ से आक्रमणकारी हैं अशोक चल्ल, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था और वो इस क्षेत्र तक आ गए थे, तो उनका भी यहाँ से अभिलेख मिलता है। यहाँ का जो मंदिर है वो है रुद्र महालय। ये मंदिर हिमाद्री शैली में है। गणपति नाथ ने इस मंदिर को बनाया था, और रुद्र महालय का जो जीर्णोद्धार है वो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया। गोपेश्वर में अत्रि मुनि का आश्रम है, और ये आश्रम बालखिल्य नदी के किनारे है। अन्य स्थान अगर गोपेश्वर की हम बात करें तो वो है अनुसुईया मंदिर, रुद्रनाथ का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, और पास में ही यहाँ पर वैतरणी कुंड है। ये वैतरणी कुंड इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये मूर्ति विहीन है, यानी इस मंदिर में मूर्तियाँ नहीं हैं। तो ये प्रमुख स्थान हमने फैक्ट अभी देखे गोपेश्वर के विषय में। तो ये सारे स्थान आपको इसमें ध्यान रखने हैं। और एक हमारा इसमें पॉइंट रह गया है जोशीमठ के विषय में। यहाँ से एक हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त हुई है। इस पुस्तक का नाम है गुरुपादुक। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा, गुरुपादुक पुस्तक जिसमें यहाँ के राजा और उनके वंशों की जानकारी दी गई है, ये हाथ से लिखी गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है, गुरुपादुक पुस्तक जो कि कार्तिकेयपुर या जोशीमठ से प्राप्त हुई है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।